वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एडुटेक। दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। छात्रों, आज 7th क्लास के लिए हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में एक पाठ है, बहुत ही अहम पाठ जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। उसका नाम है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। ठाकुर पुराने समय में ये उत्तर प्रदेश में ठाकुर अर्थात क्षत्रिय वंश के अंतर्गत जो राजवाड़े होते थे उन्हें कहा जाता था। जो सामंत होते थे, जो मुखिया या एक क्षेत्र विशेष में अपनी आम भूमिका निभाने वाले, अपने दमखम के साथ रहने वाले ठाकुर, उनका कुआं, उनके कुआं की व्याख्या है इस पाठ में। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत पहले, आज तो नहीं कहीं दर्शित है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की यह जो कहानी है वह समाज में ऐसे कहानी लिखा करते थे जो जमीन से जुड़ी हुई कहानी होती थी, जो जमीनी स्तर की कहानी होती थी। अर्थात जो हमारे गांव में मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय परिवार के साथ उच्च वर्गीय परिवारों के बीच के दूरी को दर्शाता है। इन कहानियों में, प्रेमचंद जी के कहानियों में मार्मिकता झलकती है जो कि सीधे के सीधे हृदय को छूने वाली होती है, हृदय के तार तार को झकझोर देने वाली होती है। यह कहानी निसंदेह आप भी जब सुनेंगे तो कुछ देर के लिए स्तब्ध रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। शायद मुंशी प्रेमचंद तथा उन्हीं के तरह कई लेखकों द्वारा बारंबार ऐसी कविताएं आती रही हैं समाज के पटल पर, जिससे लोगों का मानसिकता बदलते गया और आज वैसी कोई भी कुरीतियां, वैसी कोई भी दंभित करने वाली विषय वस्तु हमारे समाज में दर्शित नहीं है। आइए पढ़ते हैं ठाकुर का कुआं। सबसे पहले तो देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, नवाब राय, यह खेलने कूदने में बड़े ही माहिर थे। इनके बड़े भाई पढ़ते रहते थे, परंतु ये खेल कूद में माहिर थे, खेलते कूदते रहते थे। जब बड़े हुए तो इनकी सोच जो थी वह उर्दू और फारसी लिपि तथा हिंदी में समान अधिकार था इनका, और यह कहानियों को लिखते थे। इनकी कहानियाँ मार्मिक कहानियाँ होती थीं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका पूरा नाम, प्रेमचंद तो इनकी कहानी लेखन के अंतर्गत इनका नाम पड़ा। इनका पूरा नाम धनपत राय था। धनपत राय जी का जन्म लमही गांव वाराणसी में हुआ था। ये वाराणसी हमारे देश का सबसे पावन पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शंकर तथा काशी का वास है, वहाँ पे अविरल गंगा बहती है। वाराणसी धर्मस्थली है और वहाँ पुण्य धरा कहा जाता है वाराणसी को। वहाँ लमही गांव में इनका जन्म हुआ था धनपत राय का। धनपत राय के पिता का नाम, माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। अजायब राय और माता आनंदी देवी के यह 4 संतान थे, जिसमें से प्रेमचंद तीसरे थे।
धनपत राय जब धीरे धीरे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही आरंभ हुई। इनके घर में एक मास्टर जी आते थे पढ़ाने, जिनसे बचपन में सभी भाई ये शिक्षा ग्रहण करते थे। उसमें ये थोड़े खेल कूद के मामले में अधिक रहते थे। साहित्य और कलाकृतियों के क्षेत्र में यह अहम भूमिका निभाते थे बचपन से ही, तथा बड़े होने पर इनकी प्रमुख रचनाएं बनी गोदान, गबन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बूढ़ी काकी आदि। ये कहानियाँ, ये सभी कहानियाँ मार्मिक कहानियाँ हैं। गोदान, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ईदगाह आदि ये सभी एक संग्रह के अंतर्गत रखे गए हैं और संग्रहित ये कहानियाँ, इनसे छोटे छोटे प्रारूप जैसे ठाकुर का कुआं इन कहानी संग्रहों में से एक कहानी है। इस ठाकुर और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। 1880 से 1936 के बीच का समय हो रहा है 56 वर्ष। 36 और 20 1900 अर्थात 36 और 20 56 56 वर्ष की आयु इन्हें प्रकृति द्वारा या यूं कहें कि ईश्वर द्वारा प्राप्त था। इन्होंने अपने 56 वर्ष की आयु में एक इतिहास रचा, एक ऐसा इतिहास कि अमरत्व को प्राप्त किए। यह अमर हैं मुंशी प्रेमचंद। जब तक हिंदी साहित्य अमर रहेगा तब तक प्रेमचंद्र भी अमर रहेंगे, क्योंकि इनकी साहित्यिक भाषा किसी को भी छोड़ने वाली नहीं होती है। यह तो मार्मिक होती है, यह तो सीधे हृदय को छूने वाली होती है। छात्रों, इस कहानी में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे देश में आज से नहीं, जुगों जुगांतर से, बहुत समय पहले से वर्ण विभाग, वर्ग विभाग में हमारा समाज बढ़ते रहा है, निरंतर बढ़ते रहा है। सबसे पहले तो हम वर्ग विभाग किए, फिर वर्ण विभाग किए। वर्ग में 4 वर्ग बांटे। क्षत्रिय जो रक्षा करने वाले होते थे देश की, मातृभूमि की। क्षत्रिय, ब्राह्मण जो ज्ञान प्रदान करने वाले होते थे, शिक्षा देने वाले होते थे, जो स्वयं पहले ज्ञानी होते थे, उसके बाद सबको ज्ञान बांटते थे, ब्राह्मण। क्षत्रिय, वैश्य जिनके वजह से संसार में व्यवसाय होता था, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे। यहाँ जो चीज़ सस्ता हुआ करता था, यहाँ जो उपज था उसको उठा करके जहाँ उपज नहीं होता था वहाँ ले जाके मुहैया कराते थे, वहाँ से धन अर्जित करते थे। फिर वहाँ से धन अर्जित करके वहाँ जो उपलब्ध थी और कहीं और नहीं था वहाँ ले जाते थे। इस तरह से वैश्य और शूद्र जो सिर्फ वह छोटे कास्ट जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, जिन्हें कभी भी वह सम्मान नहीं प्राप्त था जो बाकी के इन तीनों को प्राप्त था। इन चारों के बीच एक दूरी हुआ करती थी। उस दूरी के अंतर्गत इनके बीच काफी मतभेद थे। वैचारिक मतभेद, रहन सहन का मतभेद, खान पान का मतभेद, बोलचाल का मतभेद, सोच और विचार का मतभेद। इन मतभेदों के वजह से ही यह वर्ण विभाग में बटे और धीरे धीरे निरंतर बढ़ते गए। आज भी हमारे समाज में आंशिक रूप से इसका छाप दर्शित होता है, परंतु यह जब की कहानी है। उस समय जो स्थितियां थी आज वैसी स्थितियां नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था, आज शिक्षा का प्रभाव है और शिक्षा के प्रभाव से ही हम सभी शिक्षित होकर के नज़दीक से इन पहलुओं को देखें, समझे और वैचारिकता के आधार पर हमारा बदलाव हुआ, जिसके वजह से आज ऐसी स्थितियां लगभग नदारद है हमारे समाज से और संभवतः अब समाज में दर्शित नहीं भी होगी, क्योंकि सामाजिक
ये बुराई थी, सामाजिक कुरीति थी, जिसका कोई विशेष मतलब नहीं था, बस मानसिक संकुचितता के अंतर्गत यह आने वाला तथ्य था। इसके अंतर्गत हम क्या अधिगम संप्राप्ति लेंगे? यह कुआं है। कुआं आप सभी के गांव में भी होगा। शहर वाले तो कुआं का दर्शन कर नहीं पाते होंगे। गांव में भी लगभग प्रत्येक गांव में 10-12 कुआं हुआ करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे भर करके सभी लोग समतल भूमि बना लिए या फिर उस पर घर दुकानें बना लिए। ये कुआं जल संसाधन का एक स्रोत था जो स्वयं से नीचे से स्रवित होकर के मिट्टी से धरती के अंदर का जल हमें प्रदान करता था। इस कुएं के बदौलत गांव भर का दाल बनता था। इस कुएं से, ऐसे ही कुओं से गांव भर के लोग सिंचाई का काम करते थे, स्नान करने, पानी पीने तक के लिए कुएं का प्रयोग करते थे। आज यह कुआं दर्शित नहीं हो रहा है, यह प्रायः विलुप्तता के कगार पर है। कहीं कहीं किसी किसी गांव में जो वैचारिक दृष्टिकोण से यह मानसिकता रखते हैं कि हमारे पूर्वजों की यह देन है, इसे संभालना चाहिए, यह भी मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं हमारे देश के, इसे हमें संग्रहित करके रखना चाहिए। वैसे गाँव में, ग्राम में या फिर वैसे पंचायतों में 2-4 कुएं ऐसे दिख रहे हैं जो वैचारिक मानसिकता का पर्याय है। हमें निसंदेह इन जल संसाधनों को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की देन और स्मारक के रूप में दिखाई देता है। यह दिखाई देता है। आज कुआं खोदना आसान तो नहीं, लेकिन जो कुआं खोदा गया है उसे भर देना अत्यंत ही आसान है। हमारे पास भूभाग की कमी हुई, जंगलों की कटाई हुई, ये सब काम के पीछे सिर्फ एक ही निर्णय निष्कर्ष दिखाई देता है, जनसंख्या की वृद्धि। निसंदेह जनसंख्या की वृद्धि को हम रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं सक रहे हैं, परंतु हम इन संसाधनों का अगर क्षय हो करते ही रहेंगे तो एक दिन प्रलय की स्थिति हमारे सामने निकट खड़ी दिखेगी और वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन कयामत आएगी। अर्थात विलुप्त, धीरे धीरे जैसे ये विलुप्त हो रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, वैसे वैसे हम भी विलुप्त होते चले जाएंगे। इसमें हमको पढ़ना है जाति प्रथा के विसंगतियों को समझना। विसंगति का अर्थ होता है जो संगति पूर्ण न हो, अर्थात जाति प्रथा, वह बड़े जाति के हैं, वह छोटे जाति के हैं, इनके बीच के मतभेद वाली खाई को भरना या फिर समझना, यही जो बीच की खाई है इसे कहा जाता है विसंगति। यह विसंगति है, यह संगतपूर्ण नहीं है। दूसरा, जीवन की बुनियादी जरूरतों और प्राकृतिक संपदाओं पर सबके समान अधिकार को समझना, अर्थात जीवन के बुनियादी जरूरतें हैं ये सभी। छात्रों, अगर किसी गांव में आग लग जाए तो जलापूर्ति हम कहाँ से करेंगे? निसंदेह किसी न किसी जल संसाधन से ही हम करेंगे। और कुआं का जिस तरह से क्षय करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने दर्शित होगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। इसलिए जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं ये, और इन जरूरतों तथा प्राकृतिक संपदाओं पर सबके समान अधिकार को समझना चाहिए। जल प्राकृतिक संसाधन है और इस पर सबका समान अधिकार है। अगर कोई हमारे सामने पानी पिए बिना मर जाए तो फिर क्या फायदा उस पानी का जिसे हम भगवान के नाम पर भगवान को चढ़ाते हैं। हमारे सामने कोई जीव मृत्यु को प्राप्त हो जलापूर्ति के अभाव में, तो इससे बड़ा और क्या हमारे लिए पाप हो सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए, चाहे वह जिस जाति का हो, जिस कास्ट का हो। हम तो मनुष्य हैं, हम तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, चौपाए जानवरों को हम खिलाते हैं,
पानी पिलाते हैं जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, तो भला मनुष्य को क्यों नहीं, यह विचार हमारे मन में आनी चाहिए। तीसरा इसमें पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव आदि सामाजिक कुरीतियां पर विचार करना और बेबस लाचारों के प्रति संवेदनशीलता को समझना यह अति आवश्यक है। गरीबी, आखिर गरीबी क्यों है? असमानता है यह गरीबी। एक अमीर है जिनके पास खाने पीने, रहने, पहनावा ओढ़ावा किसी चीज की कमी नहीं है। एक वैसा व्यक्ति दिखता है हमें समाज में जिसके पास न खाने की ठीक है, न पहनने के कपड़े हैं, न रहने को घर है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत इकाइयां हमारे जीवन को विसंगति प्रदान करती है। यह विसंगति ही गरीबी कहलाती है। यह गरीबी निसंदेह अशिक्षा का प्रभाव होता है। अशिक्षा ही इन सभी का मूल है। जातिगत भेदभाव, यह निसंदेह यह अभी अशिक्षा का ही देन है। अतः हम शिक्षा पर जोर देते हैं। गवर्नमेंट भी, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे विश्व में, हम शिक्षा का जागरण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वह विषय वस्तु है जिसके आधार पर हम अपने समाज के बीच निहित कुरीतियों को, भेदभाव को, आपसी मतभेदों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें वास्तविकता प्रदान करता है। सामाजिक कुरीतियां हैं भाई, हम उसके दरवाजे का पानी नहीं पिएंगे, वो अगर हमारे द्वार पर आ गया तो अरे छू देगा तो अछूत है वो। अगर वो अछूत है तो हमारे खेत में फसल तो वही काट रहा है। अगर वो अछूत है तो हमारे कई ऐसे काम हैं। छात्रों, देखे ही होंगे आप लोग, हम एक विशेष जाति को अछूत कहते हैं, लेकिन उसके बगैर क्या शादी विवाह में कोई काम हम कर पाते हैं? हमें सबका सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए अछूत है तो उसका छुआ हुआ एक चीज हम ग्रहण करें और दूसरा चीज हम अस्वीकार करें, यह कहाँ की नीति है? यह कहाँ का शिक्षा है? इसीलिए यह शिक्षा बहुत ही जरूरी है हमारे समाज में, क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें इन बीच के मतभेदों को, इस बीच के खाई को दूर करने में, पाटने में मदद करती है। बेबस लाचारों के प्रति संवेदनशीलता को समझना है, मानवीय मूल्यों पर विचार करना, और अंतिम है पॉइंट मानवीय मूल्य अर्थात हम मनुष्य हैं यह समझना, और हमारे ही तरह नाक, मुंह, कान, आँख, ओठ, जीभ वाला वह भी मनुष्य है, उसकी भी वही अहमियत है इस समाज के अंतर्गत जो हमारी है। हम कहीं उससे बेहतर हैं तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। वह भी जब बेहतर हो जाएगा तो समानता के दृष्टिकोण से सभी मिलकर एक उन्नत समाज का निर्माण करेंगे, एक शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे। यह सोच लेके उसे भी शिक्षित बनने और बनाने का मौका प्रदान करना चाहिए। यह सोच मानवीय मूल्य है जिसके अंतर्गत हमें जरूर सोच रखनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं अब मूल कहानी के भाव को। कहानी शुरू होती है एक अछूत के घर से। वह अछूत जो छोटे जाति का है, उसके घर में जोखू नाम का एक मजदूर है जो बीमार है, और उसकी बीवी, उसकी पत्नी गंगी है जो उसकी देख रेख, सेवा सत्कार कर रही है, जिससे जोखू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम सभी अपने परिवार वालों में से किसी एक की तबीयत अगर किसी भी कारण से बिगड़ जाती है तो यही हम सभी प्रयास करते हैं। कोई मंदिर जाते हैं, कोई
बाबा के यहाँ जाते हैं, कोई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सभी आदमी मिलजुल करके यह प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी बीमार होने वाला व्यक्ति ठीक हो जाए। ठीक इसी तरह से गंगी भी यही चाहती है कि उनका पति जोखू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वह बीमार पड़कर खाट पर पड़ा हुआ है। देखिए, जोखू ने मुंह से लोटा लगाया, लोटा जो पानी का जल रखने का पात्र है, बर्तन है, लोटा लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। पानी, प्यास लगी थी, जोखू को बीमार था। जब वह लोटा को मुंह से लगाया तो उसमें से बदबू आया। बदबू आया तो वह बोलता है, वह अपनी पत्नी से बोला, यह पानी बहुत गंदा और बास मार रहा है। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है और तू मुझे सरा पानी पिला देती है। आदमी जब कमजोर होता है तो जल्दी जल्दी झल्लाता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है उसको। उसे, वह भी कमजोर है और उसे भी जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि मेरा गला सूख रहा है प्यास के मारे और तू जो पानी दे रही है वो सड़ा हुआ पानी दे रही है, तभी तो इससे बास आ रही है। गंगी कहां से पानी लाती थी? तो गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। वह रोज वहां से साफ पानी लाती थी, मगर आज वास्तव में पानी से दुर्गंध आ रहा था। रोज पानी लाती थी तो ठीक रहता था, आज दुर्गंध आ रहा है। निसंदेह कोई ना कोई कारण होगा, मगर आज वास्तव में पानी से दुर्गंध आ रहा था। वह समझ गई, क्या समझ गई? कि कोई जानवर उससे कुएं में डूबकर मर गया है, गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी कहां से आए? कुआं तो एक ही था छोटे जातियों के लिए, उसमें भी कोई जानवर गिर के मर गया था। वह पानी बास मार रहा था। बीमार आदमी को देना मतलब वह स्वस्थ होगा कि जयराम जी की हो जाएगा, उसका तबीयत और बिगड़ जाएगा। अब कहां से लाए पानी, यह चिंता का विषय बन गया। किसके लिए? गंगी के लिए, क्योंकि जोखू तो बीमार था। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? अर्थात उस गांव में 3 कुएं दर्शाया गया इस कहानी में। एक है ठाकुर का कुआं, दूसरा है साहू का कुआं। साहू यानी वैश्य, वैश्य अर्थात वह व्यापारी, क्षत्रिय ठाकुर है और यह निम्न जाति के हैं। कौन चढ़ने देगा? साहू का कुआं भी गांव के दूसरे छोर पर है, पर वहां भी पानी कौन भरने देगा? कोई और कुआं गांव में है ही नहीं। अर्थात उस गांव में मात्र 3 कुएं हैं। एक ठाकुर का कुआं, दूसरा साहू का कुआं और तीसरा छोटे जातियों के लिए एक कुआं। और उस कुएं में अभी की स्थिति में कोई जानवर गिर करके मर गया है, जिसके कारण बदबू आ रही है उस कुएं के पानी से। और बीमार पड़ा हुआ है जोखू, जिसे प्यास लगी है जोर से, परंतु वह पी नहीं पा रहा है क्योंकि गंगी उसे पीने नहीं दे रही है, क्योंकि वह बास मार रहा है। देखिए, कुआं, हमारे गांव में कुआं कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे पहले, और इस तरह से महिलाएं अपना पानी भरती थी। आइए, अब क्या होगा? जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर प्यास रोके पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। प्यास ऐसी चीज ही है छात्रों, प्यास लग जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता। यूं तो भूख भी लग जाए और
तो कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्यास एक बड़ी चीज होती है, गला सूखने लगता है, मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और ये काम तो अच्छे लोगों में होता है। यहाँ तो जोखू बीमार है, वो भी कई दिनों से बीमार रहने के कारण जोखू का तबीयत तो ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। अब पानी की प्यास उसे मजबूर कर रही है पानी पीने को, और अभी वह तत्पर है उस मैले पानी को भी पीने के लिए, और चाह रहा है कि नाक बंद करके पानी को पी जाए ताकि बास ना आए, पानी अंदर जाए तो गला जो सूख रहा है वो तर हो जाए। गंगी ने पानी न दिया। वह जानती थी कि गंदा पानी पीने से तबीयत और बिगड़ जाएगी। वह जानती थी कि गंदा पानी पीने से तबीयत बिगड़ जाएगी, परंतु यह नहीं जानती थी कि उसी पानी को उबाल देने से उसका दोष दूर हो जाएगा। यानी अगर पानी, वह क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि वह शिक्षित नहीं थी, उसके पास शिक्षा नहीं था। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप वेपोराइजेशन होने लगता है और खौलने लगता है। खौलने से उसके अंतर्गत तमाम वह दोषपूर्ण जो दूषित जल होता है उसके दोष दूर हो जाते हैं। परंतु गंगी तो पढ़ी लिखी थी नहीं और ना ही जोखू, इसलिए अशिक्षा का प्रभाव उनके जीवन में था। वह गंदा पानी पीने नहीं दे रही थी। उसको ये इतना पता था कि गंदा पानी पीने से तबीयत और बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने पीने नहीं दिया। उसने कहा, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, हो सकता है कोई विषैला जानवर मर गया हो गिर के, तो फिर पानी में तो विष होगा, तो तबीयत खराब होने के बजाय तबीयत ठीक ही हो जाएगी, एकदम आदमी चला जाएगा। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। और वह कहती है, दिलासा देती है। जोखू ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा, दूसरा पानी कहाँ से लाओगी? एक ही तो कुआं है हम लोगों के लिए इस गांव में। न साहू के यहाँ पानी मिलेगा तुम्हें, न ठाकुर के यहाँ, तो फिर दूसरा पानी लाओगी कहां से? ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, क्या 1 लोटा पानी भरने न देंगे? इसने कहा, गंगी ने कहा कि क्या 1 लोटा पानी तुम्हारे लिए मैं लाने जाऊंगी तो इतने निर्दयी तो नहीं है जो भरने नहीं देंगे। जरूर मैं लेके आऊंगी। तुम्हें ये पानी नहीं पीना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस पानी को पीने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। पता नहीं उसमें भी कि कौन सा जानवर मरा है, अगर मैं देख लेती तो नहीं लाती। अब जोखू बोला कि हाथ पांव तुरवा आएगी और कुछ ना होगा। न जहां जैसे ही तुम साहू या ठाकुर के कुएं पर जाओगी, मार के गतान निकाल देगा तुम्हारा, सब हाथ पांव तोड़ देगा। लोग उसको डर है, इसलिए उसने कहा कि हाथ पांव तुरवा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुप से, गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आता। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? ऐसे लोग कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। उनके कहने का अर्थ यही था कि तुम जाओगी तो तुम्हें मार बैठेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, चुपचाप बैठो घर में। भला वे लोग तुम्हें पानी अपने कुएं से भरने देंगे? नहीं देंगे। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, उसमें भी अछूत हैं। अगर मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आता कि था तो काम करता था, अब है नहीं है तो चलो भाई थोड़ा देख तो ले, अंतिम दर्शन तो कर ले। यह तक नसीब नहीं होता था। तब वह रोकता है अपनी पत्नी को जाने से। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। यह शब्द जो बोला था उसने, वह कड़वा सत्य था, क्योंकि यही
वास्तविकता थी उस समय की। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने जोखू को बदबूदार पानी पीने न दिया। वह जानती थी कि पीने से इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो गए थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। बेफिक्रे माने फिक्र का अर्थ होता है चिंता करने वाले, और बेफिक्रे जिनको कोई चिंता नहीं। ये बेफिक्रे ठाकुर के कुएं के आसपास में बैठे हुए थे। इनको किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि ठाकुर तो इन्हें खाने को देता था, इन्हें पालता पोसता था, इनसे बहुत सारे काम करवाता था, अच्छे बुरे कार्य। अब बेफिक्रे जिनको कोई फिक्र नहीं थी वो जमा थे वहां पे। वे लोग ठाकुर के चालाकी का गुणगान कर रहे थे। खाते थे, ठाकुर का गुणगान करते थे, ठाकुर का, और कहते थे चालाकी का। क्या चालाकी का? तो वह कानूनी दावपेच से ठाकुर बच गए थे। वहां कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गया। अर्थात काम किया ठाकुर ने और थानेदार को रिश्वत दे दी। थानेदार चुप, और यह बाइज्जत बरी होकर के चले आए। जिसका कोई कंप्लेन था वह कंप्लेन नदारद हो गया, क्योंकि ऐसी मानसिक प्रवृत्तियां जो थी कि मैं तो सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। अपनी गलती को जो स्वीकार नहीं करता है वह कभी भी अपनी गलती में सुधार नहीं करता है। यह बात भी निसंदेह अशिक्षा का ही प्रभाव दर्शाती है मनुष्य पर। अतः इसी समय गंगी कुएं पर पानी लेने पहुंची। गंगी जो अपने पति के लिए, जोखू के लिए पानी लेने जा रही है, वह उसी समय जब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं बेफिक्रे, उनके जो लोग हैं ठाकुर के यहाँ, तो वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि एक मामला हुआ था, उसमें उन्होंने रिश्वत दे दी और कितनी चालाकी से वह बाहर निकल गए। इनका तो मानना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और उसी समय गंगी वहाँ पर पहुँचती है। कुप्पी का धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही है। कुप्पी अर्थात दिया। दिए का दिया, जो दिया जलता था, पहले तो लाइन था नहीं, तो कुप्पी का धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। किस मौके का? ये जो बेफिक्रे हैं ये बैठे हुए हैं, अभी मैं जाऊंगी पानी भरने तो देख लेंगे और हल्ला करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसलिए वह इन लोगों के जाने का इंतजार करने लगी यहाँ बैठ करके अंधेरे में। और कुप्पी से यानी कि दिए से अहाता दिख रहा था कुएं का, उसी के ओट में छिप करके बैठ गई। छात्रों, पहले पार्ट में ठाकुर के कुएं में इतना, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमारे सामाजिक तौर तरीके और समाज के अंतर्गत निहित अशिक्षा का प्रभाव दर्शित होता है, जिसके वजह से अगर गंगू जानती कि पानी को उबाल देते हैं तो पानी के जो भी दोष हैं दूर हो जाएंगे और उसको पिला देंगे जोखू को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो काम बन जाता उसका। अगर नहीं दे पाई वो पानी, दूसरे पानी के लिए गई, तो जल ही जीवन है, जल के बगैर जीवन नहीं है। इस बात को समझने वाले ठाकुर भी और साहू भी, यह दोनों अपने अपने कुओं को अपना समझते थे, जबकि वह प्राकृतिक संसाधन है और उससे किसी और को पानी लेने नहीं देना चाहते थे, जिसके वजह से एक आदमी जो बीमार पड़ा हुआ है उसे पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। डरते डरते वह गई है चोरी करने के लिए। आखिर वह चोरी से ही तो पानी निकालना चाहती है। सोचिए, एक मजबूरी और उसमें वह कर रही है चोरी। अब अगर पकड़ा जाए तो सारा दोष उसी का हो जाता। आगे हम दूसरे पार्ट में
इसके अगले हिस्से को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।